नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। ऐसे में सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के फलस्वरूप हमारा प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मंगलवार को सीएम धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए खुद भी क्रिकेट खेला। इसके अलावा सीएम ने मौके पर मौजूद स्कूली बच्चों से मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है, और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह अब केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में
एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही इस कार्य हेतु धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथियों, खेलों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को यदि मैं गिनाने लगूंगा तो हमारे खिलाड़ियों को धूप भी लग जाएगी और काफी देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सारा समय तो मुख्यमंत्री जी ले गए, अब हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्योंकि वैसे भी सच में वो मेरे साथ आए हुए मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जो है जल्दी जल्दी चलना है, 3 मीटिंगें आपकी वहां पर प्रस्तावित है, उसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जब मुझे पैड पहना दिए, ग्लव पहना दिए और बैट में आपने बल्ला दे दिया तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे कोई और काम भी आगे करना है आप सबके बीच में। और मैं कोशिश करूंगा, जैसा अभी कंडारी जी ने कहा, सुरेंद्र डसीला जी ने कहा और हमारे साथियों ने भी मुझे कहा कि एक दिन पूरे दिन जो है ऐसे खेल का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में रहूं। उत्तराखंड में 15 गांव और 2 सड़कों के नाम में परिवर्तन किया गया है। नाम परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति और जन भावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। नाम को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से नाम बदलने की मांग कर रहे थे। जो देवभूमि का जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में कई स्थानों के नाम बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। वहीं रुड़की नगर निगम के आसफ नगर गांव के लोगों ने अब गांव का नाम बदलकर देव नारायण नगर नाम करने पर सीएम धामी के ऐतिहासिक फैसले की जमकर सराहना की। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि धामी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अकबर के समय से गाँव का नाम चला आ रहा था और हम चाह रहे थे कि आसफ नगर गाँव का नाम परिवर्तन हो। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जन भावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हुई हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं ताकि जनता याद करे कि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी मिली है वो किन शूरवीरों की वजह से मिली है, तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने आज शिक्षा, शराब और कई जनहित के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया, जिसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने नए स्थापित किए हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि अगर कहीं हीला हवाली हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं शराब के दामों में वृद्धि को लेकर भी बीजेपी ने राजस्व की चिंता बताई। उन्होंने माना कि प्रदेश में आय के स्रोत बहुत कम है, ऐसे में अगर राजस्व में वृद्धि करनी है तो इस तरह के फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं।
शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से आम व्यक्ति को सस्ती और सुलभ शिक्षा मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है और इसका आज हर युवा, हर छात्र नई शिक्षा नीति का लाभ उठा रहे हैं और सस्ती शिक्षा आम जन को दी जा रही है। अगर हम निजी विद्यालयों की बात करें तो निजी विद्यालयों में फीस महंगी कोई नई बात नहीं है। ये पुराने समय से ही लगातार निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि होती रही है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी क्षेत्र की संस्थान अगर मनमानी शुल्क वृद्धि करते हैं और मनमाने दरों पर किताबें बेचते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। उन्हें मरीजों और तीमारदारों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि डॉक्टर्स की मदद से लोगों की जान बची है, लेकिन ये गंभीर बात है कि प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर मिलावटखोरी चल रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा ही खाते हैं। कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में 135 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया और उनका इलाज, यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफ़ी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं और कोरोनेशन में भी कुछ अस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से लोग बीमार पड़े, ये चिंता का विषय इसलिए है कि मिलावटखोरी जो खाद्य सामग्री में हमारे राज्य में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलावटखोरी हो रही है कि 350 लोग अकेले देहरादून जनपद में और पूरे अगर हरिद्वार के मिलाकर के हम देखेंगे तो 500 से ऊपर ये गिनती जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर अडल्ट्रेटेड फूड, यहाँ पर मिलावट वाला खाद्य सामग्री अगर यहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं तो एक बड़ी खतरनाक बात है। वो तो यहाँ डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके, जैसा मुझे मरीजों ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई, अचानक इतने सारे बीमार यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा करी और इलाज किया तो लोगों की जान बच गई। लेकिन ये बड़ी खतरे की घंटी है और राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा में बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया पूरी तरीके से हावी है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है और माफियाओं की ओर से गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा महंगाई कर दी और शराब सस्ती कर दी है। गांव-गांव शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका ग्रामीण जनता लगातार विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है। आगे प्रदीप टमटा ने कहा कि इस मानस खंड का हाल तो और भी बुरा है, जबकि मुख्यमंत्री कुमाऊं से है और यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री हैं। इन सब के बाद भी यहाँ के सड़कों की हालत भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि सरकार के 3 साल खनन माफियाओं के लिए बेमिसाल और जनता के लिए बेहाल रही है। इसमें पूरी तरह से खनन माफिया हावी है। अवैध खनन पर कोई लगाम नहीं है। तमाम जो नियम, कायदे, कानून है उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा। पर्यावरण कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेबर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गरीब किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, सरकारी जंगलात की भूमि में भी खनन हो रहा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफिया हो, नदी नाले सब लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये राज्य आज इन माफियाओं के हाथों में चले गया। शराब के नाम पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका विरोध कर रहे हैं। शराब माफियाओं को शराब की दुकानें लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बिना राजस्व को ध्यान दिए वो छेड़ गई हैं। ये 3 साल
इस जनता को, इस प्रदेश को लूटने के सवाल रह गए हैं और इस मानस खंड में तो बुरा हाल है। कानपुर स्थित हिमांशु पैथोलॉजी लैब में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नावेद के रूप में हुई है। कानपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने देह व्यापार में कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। हाँ, फरार अभी अब जैसे 9 लोगों को पकड़ा है, तो बाकी कौन कौन थे, कितने लोग उससे पहले जा चुके थे, कौन उसमें इन्वॉल्व हैं, वो जांच का विषय। जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जरूर होगी, क्योंकि वो इलीगल एक्ट अगर किसी कैंपस में हो रहा है तो उसका जो मालिक है, जो उसका संचालक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। चंपावत के लोहाघाट में बने ऐतिहासिक डाक बंगला के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार है और लोगों का कहना है कि बंगला अब अय्याशी का अड्डा बन गया है। लोग परेशान हैं और जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। अय्याशी का अड्डा बना डाक बंगला, चारों ओर बिखरी पड़ी शराब की बोतलें। सन 1911 में उत्तराखंड के चंपावत में डाक बंगले का निर्माण किया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश से जब कोई वरिष्ठ नेता या नेता अधिकारी चंपावत पहुंचते थे, तब उसी डाक बंगले में रहा करते थे। ऐतिहासिक भवन आज भी तो है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि डाक बंगला के चारों ओर गंदगी का अंबार है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। ये डाक बंगला बहुत पुराना है, सन 1911 का बना है और ये लोहाघाट नगर के बीचों बीच स्थित है और देवदार बनी इसकी शान है। और हम लोग यहाँ आए तो बड़ा आके दुख लगा, क्योंकि जगह जगह गंदगी फैली है, कूड़े का अंबार फैला हुआ है, देख रेख करने वाला कोई नहीं, चाहे नगर पालिका हो चाहे वन विभाग हो, कोई भी यहाँ देख रेख नहीं कर रहा। देवदार ये हमारा संरक्षित प्रजाति का है, लोहाघाट नगर की ये शान है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और सब ये वीआईपीओं का एक गेस्ट हाउस है। जो भी वीआईपी लोहाघाट में आता है, चाहे सचिव लेवल के हों, चाहे हमारे एसडीएम सर लोग हों, और ये वीआईपी इलाका है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है, गंदगी का अंबार फैला। लोक निर्माण विभाग पर उठ रहे सवाल। 1911 में डाक बंगले का हुआ था निर्माण। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य बनते ही लोहाघाट के इस डाक बंगले की खूबसूरती में ग्रहण लगना शुरू हुआ। आजकल ये डाक बंगला नशेड़ियों का, अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। डाक बंगले की चारों ओर शराब और प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी रहती है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, पर इस ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करने वाला लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर ये आता है और यहाँ शराब की बोतलें फेंकी गई हैं, जगह जगह पॉलीथीन है। मैं चाहता हूँ ये, चाहे इसकी देखरेख नगर पालिका करती हो या वन विभाग करता हो, यहाँ पर स्वच्छता बनाई जाए और यहाँ पर बोर्ड लगाई जाए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है। पूर्व में यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है और ये हमारा सबसे चर्चित इलाका है और ये आज एक मतलब शराबियों का अड्डा बन चुका है। डाक बंगला की स्थिति पर आक्रोश, ऐतिहासिक भवन बचाने की मांग। डाक बंगला और एनेक्सी भवन राजनेताओं और अधिकारियों के विश्राम का नहीं, नशेड़ियों का स्वर्ग बन चुका है।
खूबसूरत डाक बंगले की दुर्दशा देख लोगों में काफी आक्रोश है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने कहा कि आज उस ऐतिहासिक डाक बंगले की दुर्दशा देख काफी दुख हो रहा है। अराजक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। शाह ने कहा कि डाक बंगले के चारों ओर शराब की खाली बोतलों व कचरों का ढेर देखने को मिलता है। यहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनकी भी शिकायतें हैं कि आए दिन यहाँ पर हल्ला गुल्ला होते रहता है और लड़के लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वातावरण शांत हो और सुसज्जित हो, अच्छा वातावरण हो, और यही हमारा वो है। और हमारी जो पहल है, ये कूड़ा तुरंत साफ किया जाए। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की चुप्पी, शराबियों से स्थानीय लोग परेशान। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट या नगर पालिका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। देवदार बनी को डंपिंग जोन बना दिया गया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने प्रशासन से एक ऐतिहासिक डाक बंगले का रख रखाव करने व नशेड़ियों से डाक बंगले को बचाने की मांग की है। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही डाक बंगले पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।